ठीक है, हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या किया था। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रीवोस्ट थ्योरी बताया था और वो रेडिएशन से रिलेटेड प्रीवोस्ट बताते हैं कि उन्होंने 1792 में इस पे काम किया था। अब तो हम लोग काफ़ी 2025 में चल रहे हैं आजकल, लेकिन वो 1792 में प्रीवोस्ट ने रेडिएशन से रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जर्वेशन थे, उन्होंने बताए थे, जिसको उन्होंने पिछले क्लास में किया था। रेडिएशन जो होता है आमतौर पर जो हीटिंग इफेक्ट होता है रेडिएशन, जो सनलाइट है, सनलाइट के से जो आने वाला जो रेज है, बहुत तरह के रेज होते हैं सनलाइट में। तो उसमें होता है अल्ट्रावायलेट रेज, सुना तो होगा। अल्ट्रावायलेट होता है, एक्सरे होता है, गामा रेज होते हैं। तो ये जो एक्सरे, गामा रे, अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। ये हम ह्यूमन बॉडी के लिए या अर्थ पे जो लिविंग ऑब्जेक्ट है उनके लिए ये डेंजरस है। तो इसीलिए अर्थ पे इतने ज़्यादा नहीं होते। जैसे हम लोग कहते हैं ना, एक ओजोन लेयर है और वो अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है, और ओजोन लेयर जो है अल्ट्रावायलेट रेज को अर्थ पे आने से रोक देता है। तो वो हमारे लिए डेंजरस है, वो अलग टॉपिक है, हम बताएंगे। लेकिन इसीलिए अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ पे आता नहीं है। अर्थ पे जो रेज आते हैं वो है विजिबल लाइट, जिससे जो 7 कलर्स का कंपोजिशन होता है विजिबल लाइट, जो हम लोग देखते हैं, ये धूप हो रही है, तो धूप जो है ये 7 कलर का कंपोजिशन है, जिसको हम लोग याद करते हैं विबग्योर से। और जो सबसे बड़ा वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ, वो रेड का होता है, और सबसे छोटा जो वेवलेंथ होता है वो वॉयलेट का होता है। विजिबल लाइट का वेवलेंथ का जो रेंज है वो 4000 एंगस्ट्रॉन से लेके 7500 एंगस्ट्रॉन तक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, विजिबल लाइट का जो कलर्स का जो रेंज है, ये विबग्योर है, 7 कलर है। सबसे छोटा वेवलेंथ इसका होता है वो है 4000 एंगस्ट्रॉन, और ये ऐसे बढ़ते जाता है। और सबसे बड़ा जो है ना रेड का है 7500 एंगस्ट्रॉन। ये जो विजिबल लाइट होता है, ये 7 कलर का कंपोजिशन होता है, जिसको हम लोग विबग्योर से याद करते हैं। इसमें वेवलेंथ के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे बड़ा वेवलेंथ जो है रेड का होता है, वेवलेंथ लैम्डा से दिखाते हैं। और सबसे छोटा वेवलेंथ जो है वॉयलेट का होता है, वॉयलेट का वेवलेंथ जो है 4000 एंगस्ट्रॉन होता है। और जो रेड का जो वेवलेंथ होता है वो 7500 एंगस्ट्रॉन के बराबर होता है। वन एंगस्ट्रॉन जानते हैं, 1 एंगस्ट्रॉन जो है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। ये एक रिलेशन है। लेकिन इससे भी हीट नहीं बनता। हीट के लिए एक दूसरा कंपोनेंट आता सन के रेज में, वो होता इंफ्रारेड रेडिएशन। कौन सा? इंफ्रारेड रेडिएशन। उससे हीटिंग होती है। यानी जो हमें गर्मी लगता है, जैसे लाइट आ रहा, धूप आ रही है तो हमें गर्मी लगता है, तो वो गर्मी इस वाली लाइट से नहीं लगता, विजिबल लाइट से गर्मी नहीं लगती। विजिबल लाइट तो देखने में हेल्प करता है, अलग अलग कलर्स के चीज़ों को देखने में हेल्प करता है। लेकिन इसी के साथ आता इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड रेडिएशन। ये जो है, इनके जो वेवलेंथ ऐसे होते हैं जो हमें हीट पैदा करता है, हमें हीटिंग होती है। जैसे किचन में खाना बनता है, चूल्हा जलता है तो हमें गर्मी लगती है, तो चूल्हे जो जलते हैं, जो आग होता है ना, उससे एक रेज निकलता है। कौन सा रेज होता है? इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है। इंफ्रारेड रेडिएशन, इंफ्रारेड, रेड से आगे, इधर जो है रेडिएशन जो होता है, रेड से आगे का जो रेडिएशंस होते हैं वो इंफ्रारेड रेडिएशन कहलाते हैं। और उनका वेवलेंथ जो 7500 से ज़्यादा होता है, ठीक, वेवलेंथ उनका और भी ज़्यादा होता है। इनका जो इंफ्रारेड का जो रेंज दे रखा है वेवलेंथ का, 1 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक, ये वेवलेंथ का रेंज दे रखा है, जिससे हमें हीटिंग होती है। ठीक है, जिससे हमें हीटिंग होती है। माइक्रो का मतलब होता है
10⁻⁻6, 10⁻⁻6 ये होता है। तो यहाँ पे इसका वेवलेंथ का रेंज होता है, इससे हमें हीटिंग होती है। कोई भी चीज़ जो गर्म होके हीट देता है वो इंफ्रारेड रेडिएशन होता है, जिससे गर्मी लगते हैं। जैसे हम लोग बताया चूल्हे किचन में गर्मी लगती है, धूप की रोशनी से गर्मी लगती है, ये इंफ्रारेड है। या कोई और चीज़ की वजह से जैसे लोहा गर्म किया उसकी गर्मी लगती है, और इंफ्रारेड रेडिएशन होता है। तो ये जो रेज होती है इंफ्रारेड, बेसिकली ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। जो सन से जो लाइट आता है और ये इंफ्रारेड होता है, इंफ्रारेड भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में जानते हैं, फिजिक्स में 12th क्लास में ही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसा वेव होता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली वर्क करते हैं, और एक वेव जो ना थर्ड वेव स्ट्रेट लाइन में चलते रहता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक तीसरा रेज बनता है जो लाइट कहलाता है। तो हमारे जो सन से लाइट आता है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्पोजिशन से, कॉम्बिनेशन से आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज कहते हैं। इसके लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। हमारा 12th क्लास में दे रखा चैप्टर, 12th क्लास के फिजिक्स में एक चैप्टर दे रखा सेकंड बुक में है, उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चैप्टर का नाम ही है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने बताया है। मैक्सवेल का कंसेप्ट है, आप जब पढ़ाएंगे हमारा वीडियो बना हुआ आप देख सकते हो उस पर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता, तो हम एक छोटा सा डेफिनेशन लिखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो मैं लिखने जा रहा हूँ, क्या कर रहे थे हम लोग, वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली, और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU जामिया BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं जैसे 9th है, 11th डिप्लोमा, BSc नर्सिंग, CET पैरामेडिकल, NDS CDS वगैरह वगैरह की तैयारियाँ होती है। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ठीक, ओके, चलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसका मैंने एक छोटा सा डेफिनेशन लिख दिया। क्या है? द वेव्स विच कंस्टिट्यूएंट बाय ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन से एक वेव जो होता है, ये जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। यानी एक वेव जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑसिलेट करने की वजह से बनता है, और वो वेव भी, उस वेव पे भी वो वेव परपेंडिकुलर होता है। यानी कि वो तीसरा जो वेव होता है वो दोनों पे परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेव, वो तीनों ही एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो ये दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। कितनी बात सुन में आई। आगे चलते हैं, थर्मल रेडिएशन देखते हैं। वो जो रेजेस निकलते हैं हॉट बॉडी से या सन से जो रेज आ रहा है, जैसे इंफ्रारेड आ रहा है, जैसे हमने बताया वेवलेंथ, तो इनका एक छोटा डेफिनेशन और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं वो हम लिखते हैं। ठीक है, ये दे रखा थर्मल रेडिएशन, हमने एक छोटा सा इसका डेफिनेशन लिख दिया। हमने बताया था दो, हम लोगों ने रेडिएशन जो जब भी कभी हम लोगों ने कहा था कि जो हीट का ट्रांसफर होता है वो 3 मोड में होता है, थर्मल कंडक्टिविटी यानी कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो ये थर्मल रेडिएशन हम लोगों ने एक तो रेडिएशन का डेफिनेशन लिखा ही था। तो हमने बताया था कि एक ऐसा ट्रांसमिशन ऑफ हीट होता है जो मीडियम को कुछ नहीं करता, मीडियम को हीट नहीं करता। अब देखा गया कि जितने भी रेडिएशंस होते हैं वो थर्मल रेडिएशन जिससे हीट जाता है, ट्रांसफर होता है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। ठीक है, सभी जितने भी हैं, चाहे वो सन से आ रहा हो या जो हमारे रॉड को गर्म करें तो हीट निकले, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। या जो किचन में हम लोग खाना बनाते हैं जिससे चूल्हे से गर्मी निकलती है, वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होता है, इंफ्रारेड रेडिएशंस होते हैं। तो हम लोगों ने थर्मल रेडिएशन का एक छोटे से पॉइंट लिखा, उसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। थर्मल रेडिएशन का कुछ प्रॉपर्टीज है, वो भी मैं बताऊंगा। तो मैं ये डेफिनेशन लिखा थर्मल रेडिएशन का, फिर उसका मैं पढ़ता हूँ, फिर उसके आगे प्रॉपर्टीज लिखता हूँ। क्या दे रखा थर्मल रेडिएशन का? द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है emitted by a body by virtue of its temperature is called thermal radiation, thermal energy।
या तो थर्मल रेडिएशन कहिए, थर्मल एनर्जी कहिए। ये जो जब भी कोई बॉडी होता है उससे हीट निकलता है, और हीट क्यों निकलता है? टेम्परेचर की वजह से। कोई बॉडी का टेम्परेचर अगर ज़्यादा होता है तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं थर्मल रेडिएशन। और ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है। ये जो थर्मल रेडिएशन होता है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। ठीक, कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं वो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, थर्मल रेडिएशन का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, तो ये मैं लिखता हूँ। क्या दे रखा है, ये कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मल रेडिएशन मैंने लिख दिया। ठीक है, क्या क्या दे रखा मैं पढ़ के सुनाता हूँ। दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स whose wavelength is 1 micrometer to 100 micrometer. These are also known as infrared radiation. यानी ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका वेवलेंथ 1 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। इसको इंफ्रारेड रेडिएशन भी बोलते हैं। ये एक प्रॉपर्टीज दे रखा है थर्मल रेडिएशन का। दूसरा बोला क्या, इट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइंस एंड ओबेज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, यानी कि इंफ्रारेड रेडिएशन एक स्ट्रेट लाइन में चलता है, जिस तरह से लाइट स्ट्रेट लाइन में चलता है एक मीडियम में, ऐसे ही हमारा इंफ्रारेड भी एक मीडियम में स्ट्रेट लाइन में चलता है। साथ ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जो लॉज है 10th क्लास में पढ़ा होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वो उस तरह का इंफ्रारेड रेडिएशन या फिर थर्मल रेडिएशन भी ओबे करता है, वो भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। ऐसे ही यहाँ पे तीसरा प्रॉपर्टीज लिख दिया, इट ऑल्सो एग्जिबिट द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। जो 12th क्लास में दे रखा है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, इंफ्रा जो वो लाइट करता है, इंफ्रारेड रेडिएशन, थर्मल रेडिएशन भी ये फिनोमेना को ऑब्जर्व करता है। ये एक वेव होता है तो वेव फिनोमेना को ऑब्जर्व करता है। जैसे हम लोग कहते हैं लाइट है ड्यूअल नेचर, पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी है। तो जो वेव नेचर का फिनोमेना है वो सभी फिनोमेना इंफ्रारेड रेडिएशन या थर्मल रेडिएशन ओबे करता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज दे रखा है। यहाँ तक बात सुन में थर्मल रेडिएशन का। थर्मल रेडिएशन से रिलेटेड कुछ साइंटिस्ट ने अपने अपने तरीके से लॉज दे रखे हैं कि जैसे मान लो कोई हॉट बॉडी है, तो अगर हॉट बॉडी तो जाहिर है हीट को रेडिएट करेगा, हीट एमिट करेगा, तो कोल्ड बॉडी की तरफ जाएगा या एटमॉस्फेयर में जाएगा। ठीक है, तो किस रेट से हीट का ट्रांसमिशन होता है उससे रिलेटेड न्यूटन का नाम तो सुना होगा, बहुत सुना होगा। बचपन में भी न्यूटन, 9th क्लास में भी लॉज ऑफ न्यूटन ने ग्रेविटी में आया हुआ है बहुत सारी जगहों पे। ठीक है, तो न्यूटन ने एक लॉ दिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के नाम से, कि किस तरह से हीट यानी हॉट बॉडी जो अपना रेडिएशन जो एमिट करता है किस रेट से रिलेट करता है। साथ ही उस वहाँ पे एक मैथमेटिकल रिलेशन भी दे रखा है। तो हम लोग करने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अलॉन्ग विद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो पहले हम लोग देखते हैं, पहले इसको मिटाता हूँ मैं फिर लिखता हूँ उसको। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में क्या बताया कि जो जब भी कोई बॉडी हॉट होता है उससे जो हीट एमिट होता है वो कई सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करते हैं। सबसे पहला पैरामीटर दे रखा है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, दोनों में कितना डिफरेंस है। अगर थोड़ा डिफरेंस है तो उसका रेट ऑफ कूलिंग अलग होगा, अगर ज़्यादा डिफरेंस है तो रेट ऑफ कूलिंग फास्टर होगा। तो क्या बताया कि पहला जो पैरामीटर्स है जिस पे डिपेंड करता है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग, एक। दूसरा बताया नेचर ऑफ बॉडी, यानी कोई बॉडी है वो किस तरह का बॉडी है, वो हीट एब्जॉर्ब करता है नहीं करता है, करता है तो कितना करता है, तो जितना करेगा वो हीट वो उसी के प्रोपोर्शनल हीट को एमिट भी करता है। तो नेचर ऑफ द बॉडी होता है दूसरा। ठीक है, ये। और तीसरा जो दे रखा है सरफेस, यानी कोई बॉडी जो है एरिया ऑफ सरफेस, कोई बॉडी जो हीट है हॉट बॉडी है तो उसका कितना एरिया एक्सपोज हो रहा है, खुला हुआ कितना बॉडी है। जैसे मान लो कोई हॉट बॉडी है मगर चारों तरफ से कवर्ड है, इंसुलेटेड बॉडी से कवर है, तो हीट ज़्यादा निकल नहीं पाएगा क्योंकि वो अंदर में, जैसे थर्मास में कैसे होते हैं कि अंदर गर्म खाना वाना जो भी रख देते हैं लेकिन उसको ऐसे इंसुलेटेड बॉडी से कवर करते हैं तो हीट निकलता नहीं है। तो कितना सरफेस उसका एक्सपोज है या कितना सरफेस ओपन है जिससे वो हीट रिलीज करेगा।
तो कौन कौन से पैरामीटर पे डिपेंड करता है न्यूटन लॉ ऑफ हीटिंग कूलिंग, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग कौन कौन से पैरामीटर पे डिपेंड करता है, मैं इसको लिखता हूँ, फिर उसका एक डेफिनेशन भी लिखूंगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पहले ये किस किस पैरामीटर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। इस पे डिपेंड करता है, ये दे रखा हमारा, ठीक। कभी कभी कोई चीज लिखते लिखते रुक जाता, बोल तो देते हैं मगर रुक जाता है, तो आप लोग समझ लिया करना, क्योंकि मैं बोल देता हूँ कभी कभी लिखते नहीं हो, तो ऐसा भी हो जाता कभी कभी। तो ये दे रखा है कि कूलिंग जो है, एक तो बॉडी के टेम्परेचर, सराउंडिंग के टेम्परेचर, नेचर ऑफ मटेरियल, सरफेस एरिया ऑफ द सब्सटेंस एक्सपोज्ड इन एटमॉस्फेयर, उस पर डिपेंड करता है। तो ये दे रखा है, एक लिटरल डेफिनेशन भी दे रखा है। क्या दे रखा, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का डेफिनेशन, the rate of loss of heat is directly proportional to temperature difference between the body and surface area surrounding। तो ये मैं एक लेटरल डेफिनेशन लिखता हूँ इसका, ये तो फैक्टर है जिस पे कूलिंग डिपेंड करता है कि कोई हॉट बॉडी कितना रेट से कूल होगा। एक डेफिनेशन भी है वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का एक डेफिनेशन ये दे रखा है, द रेट ऑफ कूलिंग या लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, हॉट बॉडी एंड सराउंडिंग, बट द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर शुड बी लो। मतलब क्या हुआ कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, एक एवरेज होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा डिफरेंस होगा तो उसी के रेस्पेक्ट में ये जो लॉ दिया गया है वो वैलिड करेगा। क्यों? क्योंकि इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी दे रखा है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी दे रखा, अभी मैं लिखने जा रहा हूं। तो उसके लिए डिफरेंस, वो मैथमेटिकल जो रिलेशन है वो थोड़े डिफरेंस पे वैलिड करेगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा तो वो वैलिड नहीं करेगा। ओके, तो ये एक डेफिनेशन हो, द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ अ हॉट बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, ये दे रखा है। बाकी किस पे डिपेंड करता है, ये पैरामीटर है, टेम्परेचर, बॉडी, सराउंडिंग, नेचर ऑफ मटेरियल, एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द हॉट बॉडी, इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल डराइव है, तो मैं उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को लिखने जा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये दे रखा हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। क्या क्या दे रखा है, हम लोग बताया कि अभी the rate of loss of heat is directly proportional to temperature difference between the body and surrounding, यही तो है। तो according to Newton's law of cooling, rate of heat loss is directly proportional to difference between temperature of hot body and surrounding, है ना। ये दे रखा हम लोग। रेट ऑफ हीट लॉस क्या होता है, जैसे ये हीट होता है, क्यू होता है, ये तो हम लोग हीट से दिखाते हैं। रेट ऑफ हीट लॉस, तो ये डी क्यू अपॉन डी टी, डी टाइम के साथ साथ कितना हीट गया पर यूनिट टाइम। यहाँ पे इस डी क्यू का मतलब ये वेरी स्मॉल हीट, अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड विद वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये स्मॉल डी क्यू अपॉन डी टी, यानी कि बहुत ही स्मॉल चेंज इन हीट इन वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, ये लॉस कर रहा था, इसको हम लोग माइनस में ले लेते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉट बॉडी एंड सराउंडिंग। तो ये टी जो है टेम्परेचर ऑफ बॉडी हो गया, टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी हो गया, और टी नॉट जो है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग ले लिया, ठीक है। कितनी बात समझ में? तो ये हमारा हो गया फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, इसके हिसाब से। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट यूज करते हैं, तो माइनस डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू के टी माइनस टी नॉट। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। ये तो हमारा हो गया न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के हिसाब से, कि कितना रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन टेम्परेचर का,
बॉडी का, हॉट बॉडी का और इसका, ठीक। वैसे भी हीट लॉस का यानी हीट गेन हीट लॉस का हम लोगों के पास फॉर्मूला था और वो था स्पेसिफिक हीट के टर्म में। तो अगर हम लोग अगर उसके टर्म में लेते हैं स्पेसिफिक हीट के टर्म में तो कैसे लेंगे वो दिखाते हैं। ऑल्सो हीट लॉस कैन बी written as Q is equal to mc डेल्टा टी, ठीक है, mc डेल्टा टी, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने पीछे किया था, Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। अगर हम लोग इसका रेट ऑफ हीट लॉस निकालें तो इसको हम लोग वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में तो हम लोग dt से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। रेट ऑफ हीट लॉस यानी रेट के लिए क्या करना पड़ता है, हम लोग टाइम से डिवाइड कर देते हैं, वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो dq अपॉन dt इज इक्वल टू mc डेल्टा टी अपॉन dt, ऐसे हम लोगों ने लिख दिया। कितनी बात समझ में? इसको हम लोग ले लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। कितनी बात यहां तक समझ में आ गया? अब देखिए ये dq अपॉन dt, ये भी dq अपॉन dt, ये दोनों सेम है, ये माइनस में है, इसको माइनस में ले लेंगे हम लोग, लेकिन दोनों सेम है तो हम चाहे तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो क्या हुआ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा हमें, इसको हम लोग लिख सकते हैं mc डेल्टा टी अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस k t माइनस टी नॉट, ठीक है। हम लोगों ने ये वाला वैल्यू को mc डेल्टा टी अपॉन dt लिख दिया यहाँ पे इधर, और ये वाला वैल्यू ये माइनस था इसको इधर शिफ्ट कर दिया और माइनस के टी माइनस टी नॉट लिख दिया। ये कितना समझ में बात आ गई? यहाँ तक समझ बात आ गई ना? ये अगर हम लोग ये mc को उधर ले चलते हैं, यानी कोई भी बॉडी है उसका मास कितना, उसकी स्पेसिफिक हीट कितना है, इसको उधर ले आते हैं तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम सी टी माइनस टी नॉट। कितनी बात सुन में? यहाँ तक ये एम सी को उधर भेज दिया। अब ये के अपॉन एम सी, ये सबको हम लोग एक कांस्टेंट दूसरा कांस्टेंट लेते हैं और वो ले लेते हैं डेल्टा टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू कैपिटल टी टी माइनस टी नॉट। ये एक हम लोग अलग से कांस्टेंट ले लेते हैं। कितनी बात समझ में? ठीक है, तो ये हमारा आ गया एक रिलेशन। इसको हम लोग अभी आगे और काम है करेंगे, यहाँ तक नोट के लिए थोड़ा सा मैं मिटाऊंगा, ठीक। मगर ये एक रिलेशन आ गया, ये भी एक रिलेशन अच्छा है, ये इसको हम लोग थर्ड रिलेशन ले लेते हैं। ये रिलेशन है रेट dt अपॉन डी, ये dt डेल्टा टी जो ना टेम्परेचर डिफरेंस है, dt टाइम है और ये k है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। यहाँ पे हम लोग माइनस भी अंदर चला गया, माइनस बचना चाहिए, माइनस को हम बचाएंगे, यहाँ पे ये माइनस रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना, ये माइनस यहाँ पे रहेगा। कितनी बात समझ में आई? यहाँ तक समझ में आ गया? नोट करिए, मैं थोड़ा इधर मिटाऊंगा इधर। ये हम लोगों ने इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख दिया। ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या बताता है कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे टेम्परेचर ऑफ द हॉट बॉडी डिक्रीज करेगा। नेगेटिव का मतलब ये होगा, नेगेटिव का मतलब मैं लिखता हूं, नेगेटिव साइन indicates the temperature of hot body decreases as time increases। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसका टेम्परेचर कम होता जाएगा। इस नेगेटिव का मतलब ये हुआ, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। इसको जब रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा, डेल्टा टी डी टी और ये टी इधर चलाएगा, टी माइनस टी नॉट, और ये आ जाएगा माइनस के डी टी, ये यहाँ पे चला गया और ये वाला टर्म को इधर ला दिया, ये डी टी उधर कर दिया, ये हो गया हमारा। अगर हमने इसको इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ पे वेरी स्मॉल चेंज है, यहाँ पे
जो चेंज हो रहा है वेरी स्मॉल चेंज दिखा रहा है। अगर हम लोग सर्टेन लिमिट तक चेंज देना चाहेंगे तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट सर्टेन लिमिट तक लेना चाहेंगे तो हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग ये साइन लगा देते हैं इसको, ये इस तरह से। ठीक है, ये इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसका जो आएगा हमारा, ये आ जाएगा लॉग, नेचुरल लॉग टी माइनस टी नॉट, ये तो लॉग में आ जाएगा। ये लॉग का रूल होता है, क्या है कि dx अपन x को अगर वो इंटीग्रेट करते हैं तो ये log ex आ जाता है। ये रूल के हिसाब से log e आ गया और ये x की जगह पे t था, ये नीचे t था तो ये पूरा x की जगह पे आ गया। ठीक है, ये माइनस तो ऐसे ही रहेगा कि एक कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया और dt को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो t आ जाता है, साथ में ये कांस्टेंट आ जाता है। ये तो ये इंटीग्रेशन के हिसाब से, इंटीग्रेशन का रूल होता है उसके हिसाब से हम लोगों ने इंटीग्रेट कर दिया। आगे चले, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर हम लोग लॉग हटाते हैं, लॉग को हटाएंगे तो क्या होगा, ये जो वैल्यू है, जैसे यहाँ पे होता है एक तरीका है 2⁻³ इज इक्वल टू 8। ठीक, एक चीज बता रहा हूं मैं, 2⁻³ इक्वल टू, ये देखो जब लॉग लेंगे ना तो ये हो जाता है लॉग, ये जो वैल्यू था ये यहाँ आ गया, ये जो बेस था इसके नीचे हो गया, ये 3 हो गया। ये ऐसे लिखते हैं, लॉग में लिखने का तरीका है। तो क्या बताया कि अगर मान लो ऐसा कोई चीज लिखा हुआ हो, ऐसा, इसको हटा दे तो क्या लिखेंगे, तो ये 2 पे ये जो वैल्यू था, ये जो वैल्यू था इस 2 पे पावर हो जाएगा, है ना, ये 2 पे ये वाला वैल्यू पावर हो जाएगा और ये वैल्यू बाहर चला जाएगा ऐसे। ठीक इसी तरह से यहाँ पे देखिए ये लॉग लिखा हुआ, ये बेस लिखा हुआ, तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा e⁻⁻ प्लस सी, ये तो इस पे हो जाएगा और ये t माइनस टी नॉट हो जाएगा। कितनी बात सुन में आई? ये e पे पावर हो गया, जैसे हम लोगों ने ये बताया था लॉग, ये 2 पे 3 का पावर 8 जैसे ये था, ऐसे ये हम लोगों ने लिखा था, तरीका बताया था कि 2 पे 3 का पावर होता तो 8 होता, ऐसे लिखते हैं। लॉग में लिखते हैं इसी चीज को, तो कैसे लिखते हैं, तो लॉग में ये जो वैल्यू होता है वो सेंटर में होता है, ये जो बेस था ये बेस में आ गया, ये जो पावर था यहाँ चला गया। अगर हम लोग लॉग हटाना चाहते हैं तो फिर दोबारा से ऐसी लॉग, ये बेस तो ये जो बेस था इस पे 3 का पावर लगा दिया, ये 8 हो जाएगा। इसी तरह से ठीक यहाँ लॉग लगा हुआ है, ये बेस है तो ये जो वैल्यू है ये इस पे पावर लग गया और ये टी इधर आ गया। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। इस टी नॉट को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा टी नॉट प्लस e⁻⁻ प्लस सी इज इक्वल टू टी। ऐसे हम लोग भी लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है, फोर्थ इक्वेशन। कितनी बात सुन में, ये अभी आगे हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, ये इक्वेशन नहीं डालते हैं, अभी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं इसको, एक तरीका और है लिखने का, वो मैं इधर से मिटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ में तो आ गया ना, यहाँ तक आगे इसके आगे लिखता हूँ यहाँ पे। ये हम लोगों ने फॉर्मूले को दोबारा से हम लोगों ने वहां लिख दिया, t इज इक्वल टू टी नॉट e⁻⁻ प्लस सी। ठीक है, e जो है ना, इसको हम लोग चाहते तो इसको लिख सकते हैं टी नॉट और ये e⁻⁻ प्लस इंटू e⁻⁻c, ऐसे कर दिए। ये जो पावर प्लस में था ना, इसको e⁻⁻ इंटू e⁻⁻c, बेस सेम होता तो मल्टीप्लाई करते तो पावर प्लस हो जाता है, जानते हैं ना हम लोग। तो ये जो है ये e⁻⁻c हो गया। अब e⁻⁻c को हम लोग क्या करते हैं, टी नॉट और ये c ले लेते हैं, इसको पूरे को c ले लिया और e⁻⁻ ये हमारा एक रिलेशन बन जाता है टेम्परेचर का। यानी कुछ टाइम के बाद जब थोड़ी देर तक बॉडी हीट देता रहेगा तो फाइनली कितना टेम्परेचर होगा हॉट बॉडी का, ये टी है। ठीक है, ये सराउंडिंग का टेम्परेचर है, यानी बाहर का टेम्परेचर है। लेकिन कुछ देर तक जब हीट लॉस कर रहा होगा तो टेम्परेचर गिरता जाएगा, तो कितना टेम्परेचर होगा कुछ टाइम के बाद, वो इस तरह से इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं हम लोग। कितनी बात सुन रहे, यहाँ पे क्या ये समझ में आ गया, ये हो गया हमारा रिलेशन। अब यहाँ पे क्या बताया कि अगर हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, अगर हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं डेल्टा टी,
अगर हम लोग इसको t को इधर ला लेते हैं तो t माइनस टी नॉट इज इक्वल टू सी ई रेज टू द पावर माइनस के स्मॉल टी। ये जो है t माइनस टी नॉट डेल्टा t लिख सकते हैं, सी ई रेज टू द पावर माइनस के टी। ये भी एक रिलेशन हमारा आता है, ये जो चेंज इन टेम्परेचर है ये। अब क्या बताया कि अगर हम इस चेंज इन टेम्परेचर को टाइम के साथ साथ, यानी कैसे जो चेंज इन टेम्परेचर, एक हॉट बॉडी है, एक बाहर का सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, अगर टेम्परेचर डिफरेंस के बेस पे, यानी कितना हीट लॉस कर रहा है, कितने टाइम में कितना उसका टेम्परेचर बचेगा, अगर हम उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, यानी चेंज इन टेम्परेचर वर्सेस टाइम, यानी जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे टेम्परेचर गिरता जाएगा हॉट बॉडी का, तो हॉट बॉडी का जो टेम्परेचर गिरेगा उसका ग्राफ, प्लस टाइम जैसे जैसे गुजरता है उसका, तो टी वर्सेस टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉट बॉडी एंड सराउंडिंग का अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कैसा ग्राफ होता है वो प्लॉट कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। ठीक है, किसके ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं? डेल्टा टी वर्सेस टी, इसके उसमें, यानी चेंज इन टेम्परेचर बिटवीन हॉट बॉडी एंड सराउंडिंग टू द टाइम, इसके रेस्पेक्ट में अगर हम लोग करेंगे तो कैसा ग्राफ बनेगा। तो देखिए टाइम एक्सिस, टाइम को तो हम लोग एक्स एक्सिस में ले लिया और डेल्टा टी को हम लोग इधर ले लेते हैं, डेल्टा टी को हम लोग ने वाई एक्सिस में ले लिया डेल्टा टी, और इसका जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो क्या मिलता है वो देखिए। ठीक है, क्या देखते हैं इस ग्राफ से, क्या पता चलता है? शुरू में, जो शुरू के टाइम में ना बहुत तेजी से टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, यानी जो सराउंडिंग का जो हॉट बॉडी का जो हीट लॉस करने का जो रेट होता है वो बहुत फास्ट होता है, वो बहुत तेजी से हीट लॉस करता जाता है इनिशियली, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता है वैसे वैसे वो स्लो होता जाता है। तो इनिशियली द रेट ऑफ हीट लॉस इज फास्टर एंड लेटर इट बिकम स्लोअर। तो मैं एक लाइन यहाँ पे लिख देता हूँ, ये समझ में बात आ गई ना, ये ग्राफ समझ में आ गया ना, ये यहाँ पे मैं थोड़ा लाइन एक लिख देता हूँ। ओके ठीक है, मैंने ये एक स्टेटमेंट लिख दिया कि इनिशियली जो रेट ऑफ हीट लॉस इज फास्टर बट लेटर इट बिकम स्लोअर। तो इनिशियली जो है ना हीट लॉस बहुत तेजी से होता है, बाद में जैसे टेम्परेचर कम हो जाता है और टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम रह जाता है तो उस वक्त हीट लॉस बहुत स्लो हो जाता है। तो ये हम लोग देखते हैं ग्राफ, कितनी बात सुन, ये जो ग्राफ प्लॉट किया हम लोगों ने इसके रेस्पेक्ट में प्लॉट किया है, इसके रेस्पेक्ट में, ये वाले फॉर्मूले के रेस्पेक्ट में ये ग्राफ प्लॉट किया है। हमारे पास एक रिलेशन था, ये रिलेशन था एक लॉग ई टी माइनस टी नॉट माइनस के टी सी, एक रिलेशन इधर था मैंने मिटा दिया, एक ऐसा रिलेशन था हमारा यहाँ मैंने मिटा दिया, और इसके अगर रिस्पेक्ट में अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं इस इक्वेशन के रिस्पेक्ट में, तो ये जो है ना लीनियर इक्वेशन स्लोप का इक्वेशन बन जाएगा, ये स्लोप का इक्वेशन बन जाएगा, यानी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये y की जगह पे क्या है, log ए टी माइनस टी नॉट, ये हो जाएगा, और ये जो है ये टाइम है, ठीक है, और ये m तो स्लोप है और ये c कांस्टेंट है। तो इसको कंपेयर करके अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन का, जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होता है ना, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का होता है, तो अगर हम लोग इसका अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इसका ग्राफ कैसा होता है ये हम बता रहे हैं। इधर तो हम लोग टाइम एक्सिस ले लिया और इधर ले लिया log ए टी माइनस टी नॉट, अगर इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग तो कैसा ग्राफ बनता है वो हम दिखा रहे हैं। इसका ग्राफ ऐसे बनता है, स्ट्रेट लाइन आता है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, और ये जो स्लोप नीचे की तरफ जा रहा है ये स्लोप जो है माइनस के बराबर होता है, ये माइनस के बराबर होता है। ये टी वर्सेस टाइम वर्सेस दिस हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया, ये है, और जब इसको आगे बढ़ाएंगे यहाँ पे तो जब ये वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू होगा वो सी हो जाएगा, ये कांस्टेंट सी हो जाएगा, ये सी हम लोग लिख दिया। अगर ये वाई एक्सिस को अगर प्रोड्यूस करेंगे तो क्या समझ में आया कि यहाँ पे जो है अगर log ए टी माइनस टी नॉट को अगर टाइम के रेस्पेक्ट में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा इसके इक्वेशन पे, ये यहाँ पे था हमने मिटा दिया, तो इसके रेस्पेक्ट में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो स्ट्रेट लाइन होता है। और ये जो ग्राफ हम लोगों ने प्लॉट किया ये तो हम लोगों ने इसको किया टी इज इक्वल टू टी नॉट सी ई रेज टू के टी, तो यहाँ पे कैसे टेम्परेचर गिरता जाएगा और रेट ऑफ
लॉस ऑफ हीट कितना होगा वो उसके हिसाब से ये होगा। ठीक है, और ये दो ग्राफ दे रखा है यहाँ पे न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के रेस्पेक्ट में। एक तो एक्सप्रेशन दे रखा है, एक टेम्परेचर का ये वाला एक्सप्रेशन दे रखा है, और भी बहुत सारे बीच बीच के इक्वेशंस हैं, लेकिन मेन जो इक्वेशन ये दे रखा हमारा। दूसरा दो ग्राफ दे रखा, एक तो डेल्टा टी इंटू टाइम के रेस्पेक्ट में दे रखा है, और दूसरा लॉग टी माइनस टी नॉट अपॉन टाइम के रेस्पेक्ट में, ये इस तरह से ग्राफ दे रखा है। तो ये था दो इक्वेशन, दो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का इक्वेशन एंड ग्राफ। कितनी बात समझ में आई? थर्मल रेडिएशन से समझ में बात आ रही है। यहाँ पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे रखा है, एक क्वेश्चन दे रखा न्यूमेरिकल थर्मल रेडिएशन से बेस करता हुआ, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो क्वेश्चन करा दूं ताकि ये जो टॉपिक पूरा ही कंप्लीट हो जाए और आपको न्यूमेरिकल कर लेंगे तो वो कैसे यूज होगा फॉर्मूला वो भी आपको समझ में आ जाए। तो मैं न्यूमेरिकल लिख लिख के करा देता हूँ ताकि ये कंसेप्ट समझ में आ जाए। न्यूमेरिकल मैं पहले लिखता हूँ, ओके? ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है, मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ। क्या दे रखा है? अ बॉडी कूल्स in 7 minutes from 60 degree to 40 degree Celsius. What will be its temperature after next 7 minutes? Take temperature of surrounding 10 degree Celsius. Use the Newton's law of cooling. ये हमने लिख दिया अपनी तरफ से। क्या बताया कि एक बॉडी है, उसका टेम्परेचर 60 डिग्री है और वो 7 मिनट में उसका टेम्परेचर कम होते होते 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है 7 मिनट में। अगले 7 मिनट में कितना टेम्परेचर हो जाएगा अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर 10 डिग्री टेम्परेचर है तो? ठीक, सवाल समझ में आ गया? ये यहाँ तक कर लिया। अब हम लोग देखते हैं क्या क्या दे रखा है। T1 जो है इस केस में 60 डिग्री है, T2 कितना दे रखा है? ये 40 डिग्री सेल्सियस है, और T0 10 डिग्री सेल्सियस है, T0 10 डिग्री, और टाइम जो है ना 7 मिनट्स दे रखा है, 7 मिनट्स दे रखा है। इसको हम लोग 420 सेकेंड्स भी लिख सकते हैं। ठीक, पहले कंडीशन में क्या होगा हमारा? इन फर्स्ट केस पहले कंडीशन में क्या लेंगे? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या दे रखा है? ये रिलेशन में लिखता हूं यहां पे, एम सी T1 माइनस T2 अपॉन स्मॉल टी। टाइम, ये टाइम हो गया, ये टेम्परेचर 60 डिग्री हो गया, और ये टेम्परेचर 40 डिग्री होगा, ये टाइम हो गया। इसके रेस्पेक्ट में हम लोग लेते हैं के T1 प्लस T2 अपॉन 2 माइनस T0। ये क्या बताया कि जब दो टेम्परेचर, ये तो सराउंडिंग का टेम्परेचर ठीक है, लेकिन जब बीच का दो टेम्परेचर दे रखा है तो दोनों का हम लोग मीन लेंगे। यहाँ पे T1 प्लस T2 अपॉन 2, इन दोनों टेम्परेचर का मीन लेंगे हम लोग रेट ऑफ कूलिंग के लिए। कितनी बात सुन में आई? ये मीन लेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ पे हम लोग वैल्यू को थोड़े सा डाल देते हैं, जैसे ये एम सी ऐसे रहते हैं, T1 60 40, ये 7 मिनट्स था ये। ठीक है, ऐसे डाल दिया। ये के है, ये 60 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2, ये 10। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? एम सी, और ये 20 अपॉन, ये मिनट्स को सेकेंड में करेंगे तो 420 सेकेंड्स हो जाएंगे। ये के आ गया हमारा, और इसको 100 हो जाएगा, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे 50 हो जाएगा, 50 में से 10 माइनस करेंगे तो ये 40 आ जाएगा। तो ये हमारा 40 के आ गया। ये इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। ये तो पहले कंडीशन के हिसाब से हो गया। ठीक है, पहले कंडीशन के हिसाब से, यानी यहाँ पे पहला टेम्परेचर 60 डिग्री था, और जब कूल हुआ है तो T2 जो है ना 40 डिग्री हुआ। टाइम कितना लगा? 7 मिनट्स। अब अगला जो 7 मिनट्स में कितना टेम्परेचर होगा वो निकालना चाह रहे हैं। तो एक तो पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन था हम लोगों ने एक रिलेशन बना लिया, इससे चाहे तो इसे भी कट कर सकते हैं, लेकिन अभी छोड़ देते, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये नोट कर लिए, इसे नोट कर लिए। फिर मैं सेकेंड केस निकालने जा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन को मिटा देता हूँ। ठीक है, सेकेंड केस लेने जा रहा हूँ। इन सेकेंड केस
इन सेकेंड केस। सेकेंड केस में क्या बताया कि T1 कितना है, अब T1 हो जाएगा 40 डिग्री, T1 हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि अभी बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री है। और T2 कितना होगा ये हमें निकालना है, और T0 का वैल्यू जो दे रखा है वो तो 10 है ही है, और ये टाइम जो है 7 मिनट्स, ठीक है, या 420 सेकेंड्स ये दे रखा है। अब मैं थोड़ा इसको मिटा के इसके ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। फिर अब इसी तरह से न्यूटन सेकेंड कूलिंग लॉ ऑफ कूलिंग लगाते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे, इसके हिसाब से देखते हैं। देखो ये आएगा हमारा mc T1 माइनस T2 अपॉन T इज इक्वल टू K T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस T0। ये हम लोगों ने सेकेंड केस में फॉर्मूला लगा दिया न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के हिसाब से। वैल्यू डाल देते हैं तो क्या आएगा, ये mc तो ऐसे ही रहेगा, T1 40 है, T2 निकालना है हमें, और ये 7 मिनट्स यानी 420 सेकेंड्स, ठीक। ये K है और ये T40 है, T1 जो 40 है, T2 ऐसे ही रहेगा, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, और ये T0 का वैल्यू 10 है, ठीक है ना, 10/1 कर लिया। कितनी बात समझ में? इसको अगर 2 को हम लोग इधर क्रॉस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये हम लोग ऐसे ही रखते हैं, इसको सिर्फ सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये 2 यहाँ जाए तो 20 हो जाएगा, 20 40 में से 20 माइनस कर देंगे तो 20 रह जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये K 20 प्लस T2 अपॉन 2, ये हमारा इसके साथ हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। कितनी बात सुन में, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, यहाँ पे 2 से एलसीएम कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट इक्वेशन था, यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड। मैं थोड़ा सा यहाँ से मिटा देता हूँ, ये वाला सब टर्म को यहाँ तक मिटा देता हूँ, ताकि फिर वो डिवाइड करके कैसे लिखेंगे वो हम दिखा रहे हैं। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। अब देखते हैं क्या क्या आएगा। देखिए ये पहले जो लेफ्ट में है, ये लेफ्ट में क्या है, MC तो ये MC कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर बच जाएगा, ठीक है, तो क्या बच जाएगा 20 अपॉन 420, इसके आएगा 40 माइनस T2 420, ये तो लेफ्ट का आ गया यहाँ पे हमारा, इससे डिवाइड किया तो, ठीक। अब इसको हम इससे डिवाइड करते K से K कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये ऊपर में आ जाएगा 40 और नीचे में आ जाएगा 20 प्लस T2 अपॉन 2। कितनी बात समझ में, ये समझ में आ गया ना, डिवाइड किया तो कैसे आ गया। अब ये देखिए 420 इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये वाला जो टर्म है ना रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 जाके ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 40 इंटू 2 अपॉन 20 प्लस T2 ऐसे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 80 अपॉन 20 प्लस T2। ये हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर दिया रेसिप्रोकल का यहाँ से, ठीक। ये वाला तो कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या मिला, 20 अपॉन 40 माइनस T2 इज इक्वल टू 80 अपॉन 20 प्लस T2, ये हमारे पास आ गया। ये हम 20 से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ से थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ, तो ये तो 1 है, तो ये हो जाएगा 20 प्लस T2, और ये 4 से करेंगे तो 160 माइनस 4T2, ये ऐसे आ जाएगा। ये इसको ऐसे क्रॉस कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई किया, इसको ऐसे किया तो 4 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। अब ये जो 4T2 है, ये T2 उधर जाएगा, ये उसको इधर ला लेते हैं, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 5T2, ये माइनस में था इधर आके प्लस हो गया, और ये हो जाएगा 140, ठीक है ना। 160 में से 20 जाके माइनस हो जाएगा 140। अब ये T2 जो होगा ये कैंसिल हो जाएगा, 140 को 5 से कर लेंगे
तो 5 2 ज़ा 10 और 5 8 ज़ा 40। तो अब जो टेम्परेचर होगा अगले 7 मिनट्स के बाद, अब जो फाइनल टेम्परेचर होगा T2 वो होगा 28 डिग्री सेल्सियस। कुछ बात समझ में आई? यानी पहले 7 सेकंड में उसका टेम्परेचर 20 डिग्री घटा था, 60 डिग्री से लेके 40 डिग्री पे आया था, लेकिन अगले 7 सेकंड में 40 डिग्री से 28 डिग्री पे आया, यानी 12 डिग्री घटा। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होते जाता है रेट ऑफ कूलिंग भी कम होते जाता है। ये हम लोगों ने बताया था न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये था न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के बेस पे एक न्यूमेरिकल हम लोगों ने कराया इसको। चूंकि बोर्ड छोटा था तो बार बार मिटाना पड़ रहा था, तो आप उसको ऑर्डर में लिखते चले जाएंगे तो आपके पेज पे एक ही पेज पे आ जाएगा। ठीक है, तो आपको देखने में समझने में आसानी हो जाएगी, और सब मैंने ऑर्डर में बताया है तो आप उसको ऐसे करिएगा। ठीक है, तो ये रहा आज तक। आज हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, न्यूटन्स लॉ और उसका ग्राफ और उसके बेस पे न्यूमेरिकल। अगले क्लास में अगला टॉपिक करते हैं, आगे बहुत सारी चीज़ें हैं अभी, तो अभी हम बताएंगे। ओके, वो बच्चे जो पहली दफ़ा हमारे वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल को चाहें तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वो बच्चे जो नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं वो तो कर ही दें, उनको फ़ायदा ही करेगा। और वो बच्चे जो 8 9 10th में और आने वाले दिनों में नीट जेईई की तैयारी करेंगे और चाहते हैं कि एक अटेम्प्ट में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, तो आप हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े। हमारे बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। ओके, थैंक यू।